पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसी तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को ये भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मैंने कहा ना कि 3 वर्ष के लिए किया जाएगा और एजेंसी को वो लोग कंटिन्यू कर सकें। जी जी, हर साल की बात नहीं है, एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अब तो हो गया, और महीने में 26 दिन से सेवा ली जाएगी और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु के बाद अंतिम के लिए दिए जाएंगे। महिला की पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात की है कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। एक बोले जी 180 दिन। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। जी हाँ, सर्विस प्रोवाइडर को वो टेंडर पे आएगा ना, जेम पे जो है ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ESI का EPF का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसपे शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं, जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी उसमें पहले, अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहाँ करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट
2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देख लीजिए। निगम के माध्यम से ही कर रही है, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है वो एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा। एजेंसी रहेगी। नहीं, हाँ, सुनिए सब एक साथ। अच्छा, मैं इसको मैं नहीं, एम्प्लॉइज के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा। आपने वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये एक नियमन निगम के रूप में काम करे। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनकी सेवाएं लेंगे। नंबर 1, उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे। तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो हैं श्रेणी 2 में आएंगी, उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे, ठीक है। वो हम तय करेंगे निगम और विभाग के हम कितना देंगे, पर अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से वो जो कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए हो। ये प्रश्न ये था कि जो आप एजेंसी निगम के द्वारा चयनित कर रहे हैं वो भर्ती करके जहां विभाग में आवश्यकता है उनको देंगे, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया बताई तो अभी आपको लिखित परीक्षा भी होगी, मौखिक साक्षात्कार भी होगा। निगम सब कुछ निगम ऐसा है, सुनिए, ये निगम के माध्यम से होगा। आप उसमें आप देखिएगा जो व्यवहार नहीं, जितनी बातें आपके संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं। तो उसको पूरा इंतजाम किया गया है उसका कि परीक्षा और मौखिक उसका साक्षात्कार लेने के बाद ही किया जाएगा। अब दूसरे पे आने दीजिए। देखिए
ये आउटसोर्स कहलाएंगे, ये संविदा कर्मी नहीं। दूसरा 11-11 महीने का टेन्योर होता है, क्या इसको बढ़ा करके रखा जाएगा या वही 11 महीने वाले रखा जाएगा? 3 साल का बताया, देखिए प्रारंभ में ही बताया था 3 साल के लिए। दूसरा, हमारे एक और अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025, ये खास तौर से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी चीजें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहाँ पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करें। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डाल दें। सर, सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में जो तरक्की हुई है वो अभूतपूर्व रही है। करीब 2015 में अगर आप देखेंगे आंकड़े वर्ष के, तो उस समय में महज 2 यूनिट ऐसी थी जो मोबाइल बनाती थी देश में, पूरे देश में। आज की तारीख में 300 हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्माण होता था वो लगभग 1.9 लाख करोड़ का हुआ करता था 15 में। पिछले 9-10 वर्षों में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। एक्सपोर्ट जो हुआ करता था, मोबाइल फोन हम जो बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, 8-10 साल पहले 1500 करोड़ रुपए का ही महज हुआ करता था, वो बढ़ के अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो रहा है। यानी बहुत तेजी से इस उद्योग में पिछले 8 वर्षों में पूरे देश में तरक्की हुई। और प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें मोबाइल के हैंडसेट पूरे देश में जो प्रोडक्शन होते हैं वो आधे से ज्यादा लगभग हमारे नोएडा का जो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक हब का, वहां होते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहां पर निर्मित नहीं हो रहा है। आज की तारीख में सैमसंग सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में देखेंगे जाके यूनिट्स, तो बहुत अच्छी तरक्की पिछले 8-10 वर्षों में विश्व स्तरीय फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपकी खबर थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक यूनिट में नोएडा में गए हैं जहां ड्रोन बन रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें यह है कि किसी भी उत्पाद का जितना असेंबली, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, असेंबली के कुछ कंपोनेंट्स हमारे अपने पास से कुछ मंगाते थे, पर जो हाई वैल्यू कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज से जिससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उसको लेकर करीब 11 कंपोनेंट्स ऐसे थे जिनको लेकर भारत सरकार ने एक रणनीति तय की है, नीति आयोग ने, ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और भारत सरकार ने उसमें अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की नीति लाई। और उसके साथ साथ जो हम राज्य सरकार भी उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने राज्य में हमारे उद्योग है ये, और राष्ट्रीय जो उद्देश्य है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और प्रदेश को एक इंजन जो बना हुआ है ग्रोथ इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें आगे बढ़ाते रहे हम। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये नीति जो राज्य में लाए हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत सरकार की जो नीति कंपोनेंट बनाने की है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करें, उसके साथ राज्य की ओर से भी लोगों को प्रोत्साहन मिले, और अब असेंबली के साथ साथ देश में, प्रदेश में ही हम निर्माण कर सकें ऐसी चीजों का जो पूरे विश्व को निर्यात हो सके। तो इस नीति का बहुत बड़ा फायदा प्रदेश के आर्थिक जगत को होगा, एम्प्लॉयमेंट को होगा। इस नीति में एम्प्लॉयमेंट से इंसेंटिव को जोड़ा गया है जो इंडस्ट्रीज आएंगी, और हमें उम्मीद है कि 6 वर्षों के लिए नीति लागू हो रही है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ आर्थिक रूप से रोजगार के लिए प्रदेश को होगा, देश को होगा।